हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीम सोशल टॉक। कहते हैं दोस्तों, जिस कंट्री की टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी वो देश विश्व पर उतना ही चमकेगा, वो देश उतना ही स्ट्रांग होगा हर मामले में। तो कुछ इसी तरह की बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में कि इंडिया की टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग है और इंडिया की टेक्नोलॉजी में बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट हैं, तो कौन सा डिपार्टमेंट कितनी ज़्यादा अपनी भूमिका को अदा करता है। दरअसल दोस्तों, बात करेंगे आज हम इसरो के लिए। इसरो जहां भारत के टेक्नोलॉजी में, स्पेस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कई वर्षों के साथ। 15 अगस्त 1969 को जहां पूरा देश इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहा था, तो वहीं भारत ने यहां पर एक संकल्प लिया कि हम भी स्पेस में काम करेंगे और विश्व पटल पर भारत का नाम करेंगे। तो उसी संकल्प को पूरा करते हुए 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया। पुरानी पिक्चरों में दिखाया जाता है, कई रेयर पिक्स हम ये देखते हैं कि जब इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था तो उसका असेंबलिंग के लिए साइकिल में इसके पार्ट्स को लेके गए थे। और उसके बाद 1975 में सोवियत यूनियन, जो आज के दौर के रशिया है, वहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया। और लॉन्च करने के बाद उस टाइम भारत विश्व का 11वां ऐसा देश बन गया जिसके पास खुद की टेक्नोलॉजी है और वो स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो पे मैं स्पेशली यहाँ बात करना चाहूँगा कि इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS, आज हम इस सैटेलाइट पे बात करेंगे और क्यों इस सैटेलाइट को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको मछुआरों को समर्पित किया और इसका नाम नाविक रखा। दरअसल दोस्तों, नाविक जो सैटेलाइट है, इंडिया की जो नेविगेशन सैटेलाइट है, इसको इसरो ने विकसित किया। तो इसरो के विकसित करने के कारण ये कम्प्लीटली भारत सरकार के अधीन है। इस उपग्रह की सबसे खासियत ये है कि ये उपग्रह जो है देश के भीतर और देश के सीमा के बाहर 1500 किलोमीटर की सटीक जानकारी हमें उपलब्ध करा सकता है। बेसिकली इस सिस्टम में 7 सैटेलाइट है। 7 सैटेलाइट में 4 सैटेलाइट का जो काम होता है वो कंप्लीट एक्टिव मोड में होते हैं। बाकी 3 सैटेलाइट जो होते हैं कि इनकी सटीक नॉलेज, जो सटीक इंफॉर्मेशंस होंगे, इनकी एक्यूरेसी का एनालिसिस करना होता है, उसके बाद इसको आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं। एक एक जो सैटेलाइट है, इसकी जो कीमत है वो 150 करोड़ के आसपास आकी गई है। इस कारण हम हमारे जो नाविक सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, इसको अमेरिका के GPS से भी कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद इसे हम देसी GPS भी कहते हैं। कई मामलों पे ये आवाज़ भी उठती है, क्या भारत का जो सिस्टम आने वाला है वो अमेरिका के GPS से बेहतर होगा, उससे बहुत अच्छा होगा, या उसके कंपैरिजन इक्वल होगा। लेकिन दोस्तों, हमारी जो सैटेलाइट सिस्टम आने वाली है पूरे विश्व में इसका नाम होने वाला है और ये अमेरिका के GPS के बराबर है। और इसको लॉन्च करने के लिए हम जो रॉकेट यूज़ करते हैं वो PSLV यूज़ करते हैं। अब तक 7 to 9 सैटेलाइट हम लॉन्च कर चुके हैं। और यूटिलाइज़ अगर करने की बात करें तो सामान्य तौर पर इसको हम मिलिट्री और कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब नाविक के एक इंट्रोडक्शंस पे भी हमें बात करनी चाहिए कि एक्चुअल में नाविक की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों इस दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है। दरअसल ये बात है 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, तो उस वॉर में ये महसूस की गई कि अगर अपना स्वदेशी कोई नेविगेशन सिस्टम होता है तो शायद इस जंग को और भी जल्दी हम ख़त्म कर सकते थे और एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो हमें अपनी एनिमी कंट्री की ओर से जो मूवमेंट हो रहा था इनके बारे में और बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे। तो उस दिशा में काम किया गया और काम करने के बाद लगातार भारत इसरो के जो साइंटिस्ट है वो इस पर लगातार अपना काम करते रहे और करने के बाद एंड फाइनली 1 जुलाई 2013 में रात के 11:41 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश का पहला IRNSS यानी कि नाविक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। और लॉन्च करने के बाद दोस्तों 20 मिनट में इसको इसके ऑर्बिटल में एस्टैब्लिश किया गया। माना ही जाता है कि दोस्तों ये सैटेलाइट की जो एक वैलिडिटी है वो 10 ईयर्स की है और 10 ईयर्स के बाद इसके 9 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। बीच में 2017 का जो एक सैटेलाइट था वो अनसक्सेसफुल रहा, बट फाइनली 12 अप्रैल 2018 में
लास्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद इसके कंप्लीट जो लोकेशन से एक पैकेज जो होता है, सिस्टम, वो क्रिएट कर दिया गया है। और बहुत जल्दी 2023-24 में हम हो सकते हैं कि अपना स्वदेशी, यानी कि जो अब तक जो हम गूगल पे यूटिलाइज़ करते हैं जीपीएस, जो अमेरिकन की जो सिस्टम है, उसको छोड़कर हम आने वाले टाइम पे इंडिया के नाविक सिस्टम को यूटिलाइज़ करेंगे और इसके थ्रू हम जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव होगी, हमारे एम्स होंगे, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अगर नाविक देश के पास आ जाता है तो हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, हम इनका यूटिलाइज़ क्यों करना चाहेंगे, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इसकी यूटिलाइज क्यों करना चाहेंगे। अगर नाविक ने काम करने स्टार्ट कर दिया तो सबसे पहले हम जो मैपिंग होती है, एक्यूरेट मैपिंग, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एनालाइज कर सकते हैं, अपनी सीमाओं को बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से, क्वालिटी में बेटर हो, उसके थ्रू हम उसको और फाइंड आउट कर सकते हैं। जियोडेटिक जो स्टैटिक्स जो हमारे पास होते हैं, उनको और बेहतर तरीके से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको एनालाइज भी करेंगे, उसको काउंट भी कर सकते हैं। जो टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम की जो एक्यूरेसी होती है बड़े बड़े मिशन में, उस टाइम एक्यूरेसी में हमें बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलेंगे। जो भी जैसे वार होता है या फिर अनदर कोई मूवमेंट होते हैं, मिशन पे हम जाते हैं, तो हमारे जो वहाँ पे सोल्जर्स होते हैं, उनको साउंड के जरिए नेविगेशंस की अगर प्रॉब्लम आती है तो हम इस नाविक से उसको ईजी तरीके से टैकल कर सकते हैं। जितने सेलफोन्स होते हैं उनका आइसोलेशंस पे हम काम कर सकते हैं। सेलफोन के थ्रू हम अपने जो भी हम पाथ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने लैंड है, स्पेशली लैंड में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो लैंड की जो एक्यूरेसी 1 इंच हम कह सकते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो हम सारी चीज़ें अपने इस नाविक सैटेलाइट से उसको भी देख सकते हैं। इंडिया की जो इंडियन नेवी है, भारतीय सेना है और जो कोस्टल गार्ड है, उनको नेविगेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो उनके लिए सबसे पहले ये बेटर प्लेटफॉर्म है, सो दैट कि वो बाहर जो हम जीपीएस यूटिलाइज़ करते हैं उनको छोड़ के स्वदेशी नाविक का हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इतनी सारी फैसिलिटी हम इस नाविक के थ्रू कर सकते हैं, तो करने के बाद यकीनन इसके मेंटेनेंस भी काफ़ी काम करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस के लिए ऑल ओवर इंडिया में इसके 18 सेंटर बनाए गए जहां पे हम इसको मेंटेनेंस करते हैं, यानी इसको देखना पड़ेगा, वहां से इसकी कंडक्टिविटी को क्रिएट करनी पड़ेगी। अब दोस्तों एक बात करेंगे कि जो पूरे वर्ल्ड में जितने जीपीएस सिस्टम है, कौन कौन से कंट्री हैं और उसकी कंपैरिजन की लिटिल बिट यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। दरअसल दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि जितने हमारे पूरे वर्ल्ड में सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है, सबकी एक्यूरेसी क्या है, यानी सटीक तौर पे हर किसी की एक वैल्यू क्या है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे अपना इंडियन नाविक के बारे में कि IRNSS की जो वैल्यू क्या है। एक्चुअल में ये जो इसकी वैल्यू है वो भूमिगत में, यानी कि ग्राउंड लेवल पे 10 मीटर तक की सटीक जानकारी दे सकता है, और इंडियन ओशियंस के में अगर बात करें उस एरिया पर ये 20 मीटर से भी अधिक की एक्यूरेट जानकारी हमें प्रोवाइड करा सकता है। और जब हम देश के बाहर की अपनी सीमाओं की बात करते हैं तो वहाँ पे 1500 किलोमीटर से अधिक की एग्जैक्ट लोकेशंस वो हमें बता सकता है। इसी प्रकार पूरे वर्ल्ड में और भी 5-6 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। तो सबसे पहले ही दोस्तों यहाँ बात करते हैं अमेरिका की। यूएसए में आपको पता है कि आज पूरे मैक्सिमम कंट्री में हम जीपीएस जो यूटिलाइज करते हैं वो यूएसए की यूटिलाइज करते हैं, और जिसको नासा ने बनाया था। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी वो 20 से 30 मीटर के बीच में बताई जाती है, जिसमें लो बैंड फ्रीक्वेंसी पर ये काम करती है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो नाविक है वो यूएस के जीपीएस के कंपैरिजन है और उसके इक्विवेलेंट भी हैं, और कहीं ना कहीं उसके और बेटर हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रशियन की GONSS, यानी ग्लोबल ऑर्बिटिंग नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसे ग्लोनास भी कहते हैं। 1976 में रशिया ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के बाद इसमें अप्रॉक्सीमेटली 24 सैटेलाइट का एक सिस्टम काम करता है, जिसके थ्रू पहले ये कहा जाता था कि 65 मीटर तक की एक्यूरेसी को ये डिफाइन कर सकता है, बट इसकी जो एक्यूरेसी है वो 20 मीटर जो है जनरल फॉर्म पे है, और 10 मीटर मिलिट्री पर्पस के लिए यूटिलाइज की जाती है। उसके बाद जो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियंस के लिए। जो यूरोप के बहुत सारे कंट्री है, उन्होंने मिलकर एक नाविक जैसे सैटेलाइट को क्रिएट किया, और एक्चुअल में उनका जो नाम दिया, उसका नाम दिया यूरोपियन यूनियंस गैलीलियो, GNSS। दरअसल इनका प्रोजेक्ट था वो कई सालों से चल रहा था, और फाइनली इसको 2016 में इसको रिवील किया। रिवील करने के बाद पहले तो ये बताया गया कि इसमें 30 सैटेलाइट का एक सिस्टम
ऑपरेट कर रहा है, जिसमें 24 सैटेलाइट एक्टिव मोड में होंगे और 6 सैटेलाइट उसकी एक्यूरेसी को एनालाइज करेंगे। और फाइनली इसमें भी ये बताया गया कि इसकी जो एक्यूरेसी वैल्यू है 1 मीटर के अराउंड है, जो मिलिट्री पर्पस और जनरल फॉर्म पे वहाँ के लोग यूटिलाइज करते हैं। यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे सेलफोन कंपनी है जो GNSS सैटेलाइट सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं, वहाँ पे GPS को कम यूटिलाइज किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें तो वो चाइना की बात करेंगे, जिसमें है बेईडोई सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जो चाइना और पाकिस्तान का एक जॉइंट प्रोग्राम है। चाइना ने 1990 में से स्टार्ट किया था और स्टार्ट करते करते 10 साल के गैप के बाद 2000 में इसको रिवील किया, यानी उसको एक्टिव मोड में लाए। और एक्टिव मोड में लाने के बाद उसकी जो एक्यूरेसी है वो अमेरिका के GPS के कंपैरिजन माना जाता है। और चाइना ये भी दावा करता है कि उनका नेविगेशन सिस्टम अमेरिका के GPS के कंपैरिजन बहुत अच्छा है। और फाइनल में दोस्तों यहाँ बात करेंगे यहाँ पे जापानीज़ के लिए जो काशी जेनिथित सैटेलाइट सिस्टम। इस सैटेलाइट सिस्टम में 11 सैटेलाइट काम करती है और 2010 में इसको दोस्तों लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने के बाद 2018 में इसको रिवील किया गया और जिसमें 4 सैटेलाइट को फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किया गया और फाइनल तौर पे 2021 में इसको अगेन लॉन्चिंग करने के बाद ये बताया गया कि जापानीज़ की जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है वो 10 मीटर की एक्यूरेसी को कम्प्लीटली डिफाइन करती है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक हिसाब से कंपैरिजन किया, उनकी एक्यूरेसी को आज के वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे किड्स के लिए भी, हमारे और सभी सिटीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, बिकॉज हम अपने इंडियन नेविगेशन सिस्टम को 2023 या 24 में बहुत जल्द हम GPS को रिप्लेस करके नाविक सैटेलाइट सिस्टम को यूटिलाइज़ करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो बहुत आपके लिए अच्छा हो और ये भी कोशिश है कि प्लीज़ अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर दिए और कोशिश कीजिए कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक्स करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।